हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो संधारित्रों के संयोजन का दूसरा प्रकार, जिसे अपन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और अलग अलग संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तुल्य धारिता कितनी आती है, उसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। उस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे अपन संख्यात्मक सवाल भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो के अंत के अंदर अपन विभिन्न ट्रिक्स के द्वारा जो कंपटीशन एग्जाम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कितने आसानी से और कितनी जल्दी तरीके से अपन सॉल्व करें, इसके लिए महत्वपूर्ण ट्रिक्स को अपन वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे जिनका सॉल्यूशन आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी श्रृंखला में कल हमने पढ़ा था कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक व्युत्पन्न करने के बाद वीडियो के एंड में मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे। उन क्वेश्चन में एक सवाल के अंदर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रही है, तो पहले अपन उन सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करते हैं। आफ्टर दैट अपन अपना आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस श्रेणी क्रम संयोजन के सवालों में जो आपका पहला क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि 5 माइक्रोफैरड धारिता के 10 संधारित्र हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, सभी संधारित्र हैं, उनकी धारिताएं समान हैं और संधारित्रों की संख्या आपको दे रखी है। और ये सारे कैपेसिटर हैं वो केवल और केवल श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। तो वीडियो के एंड में अपन ने कुछ ट्रिक्स के द्वारा इसको सोल्व करने का आइडिया देखा था। उसमें अपन ने पढ़ा था कि ये जो आपके पास परिणामी धारिता C डैश आएगी वो सभी संधारित्रों की धारिताओं अपॉन उनकी संख्या के बटा में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर की धारिता कितनी दे रखी है, 5 माइक्रोफैरड दे रखी है और बटा में कितना है, 10 कैपेसिटर्स हैं। तो जब आप 5 में 10 का भाग लगाएंगे तो या तो आप इसे 1/2 माइक्रोफैरड कह सकते हैं या फिर आप इसे 0.5 माइक्रोफैरड भी कह सकते हैं। बहुत ईजी सा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, उन सब में पूछे जाते हैं। स्पेशली जो आपका आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है नेवी का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा कि 10 माइक्रोफैरड के कितने कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता है वो आपकी 0.25 माइक्रोफैरड हो जाए। पिछले क्वेश्चन में आपको ये धारिता दे रखी थी, कैपेसिटर की संख्या दे रखी थी, तुल्य धारिता निकालनी थी। अब की बार आपको तुल्य धारिता दे रखी है, एक कैपेसिटर की आपको धारिता दे रखी है, संधारित्रों की संख्या आपको पूछी जा रही है, तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो इस केस के अंदर ये जो n है वो आपका यहाँ आ जाएगा और C डैश इसके बटा में आ जाएगा। तो आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसका फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास 10 माइक्रोफैरड बटा में आपको दे रखा 0.25 माइक्रोफैरड कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पॉइंट को जब आप यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर आपके पास 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये आपके पास हो गया 1000/25। तो 1000 में जब आप 25 का भाग लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास रह जाएगी 40। यानी 40 कैपेसिटर को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपके पास तुल्य धारिता है वो इतनी रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, इसको अपन अभी विस्तार से समझते हैं। पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके सिरों के ऊपर विभवांतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। वीडियो के एंड में अपन ने जब श्रेणी क्रम संयोजन का टॉपिक पढ़ा था तो लास्ट में आपने पढ़ा था कि जो संधारित्रों के सिरों पर जो विभवांतर होता है तो उसका जो अनुपात होता है V1 = होता है 1/C1। अनुपात की यदि अपन बात करें तो इसको मैं इस ऐसे लिख लूँ कि V1:V2:V3 दैट इज इक्वल्स टू 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी है। आप यहाँ पे इसको माइक्रो को हटा देंगे या फिर माइक्रो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, फैरड भी सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास अनुपात रह जाएगा यहाँ पे 1/3, 1/5 और 1/8 रेशियो के अंदर रह जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसका एक काम और कर सकते हैं कि ये जो 5, 3 और 8 हैं इन सब का LCM लेकर के उस पूरी वैल्यू को आप इन सब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रह जाएगा 40, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 15। ये अनुपात भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 10 माइक्रोफैरड धारिता के आपके पास 10 कैपेसिटर हैं, 1 से लेकर के 10 तक क्रम के अनुसार।
धारिता के संधारित्र हैं उन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसकी तुल्य धारिता निकाल ली। तो सिंपल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कहाँ से प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को मुझे पता नहीं है। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लिख लीजिए तुल्य धारिता का, तो 1/c इक्वल्स टू, ये अपन ने डिराइव किया था। सिंपल है। आप माइक्रो को एक बार साइड में रख दीजिए, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका माइक्रोफैरड के रूप में आएगा। तो इसको आप केवल संख्यात्मक, अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब तो आपको माइक्रो को 10⁻⁻6 के रूप में लिखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और ऐसे करते करते मेरे पास वैल्यू चली जाएगी 1/10। सिंपल है। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हैं, तो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन सब का जब अपन एलसीएम सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है कि 10 का अगर मैं लिख दूं तो उसमें 5 का और 2 का भाग चला जाएगा। उसके बाद में अगर मैं उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब उसके अंदर 3 का भी भाग चला जाएगा। उसके बाद में अगर मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब 4 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा। 7 से गुणा कर दूं तो 7 का चला जाएगा। 5 आपका हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। यानी कि आप इन सब का जो एलसीएम निकालेंगे वो आप 7, 8, 9 एंड 10 इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास 5040 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब आप इसमें पहले 1 का भाग लगाइए, तो 5040 ही रहेगा। उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 5040 की वैल्यू रह जाएगी। फिर आप इसमें 2 का भाग लगाइए, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना रह जाएगा, चलिए 2 का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2520। इसी प्रकार से 3 का भाग लगा दीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 का भाग लगाएंगे तो कितना रह जाएगा, ये 1 3 और 6 8 0 हो गया। फिर इसमें 4 का भाग लगा दीजिए, तो ये मेरे पास हो गया 4 का 1, 4 दूनी 8, 6 0 हो गया। फिर इसमें 5 का भाग लगा दीजिए, तो 5 का भाग 1008 हो गया। तो इस तरीके से आप इन सब में 1 से लेकर के 10 तक का भाग लगाते जाएं और जो रिजल्ट आएगा उन सबको ऊपर लिखते जाएं। तो ये सारी की सारी जब आप ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, नीचे आपके पास 5040 है, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 1/CS की आ जाएगी। आफ्टर दैट आप इसको उल्टा कर लीजिए, CS कर लीजिए, तो यहाँ पे जो हर है वो अंश में चला जाएगा और अंश का जो टोटल वैल्यू है वो हर में आ जाएगी। फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। लास्ट में जब यूनिट लगाएंगे तो माइक्रोफैरड के रूप में उसका मात्रक लगा दीजिएगा। बहुत सरल है, काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें प्रॉब्लम फेस करी है, तो इसको अपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो आज अपन चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर, जो है आपका संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 मैंने यहाँ पे ले रखी है। इन तीनों को कुछ इस प्रकार से जोड़ना है कि इनकी जो पहली प्लेट है, तीनों कैपेसिटर की जो पहली प्लेट है उसको मैं एक बिंदु X के ऊपर जोड़ दूं, और तीनों कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है उन तीनों को मैं किसी एक बिंदु Y के ऊपर जोड़ दूं। तो इस तरीके का जो संयोजन है उसे अपन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कितने भी कैपेसिटर हैं उन सब की पहली प्लेट आप एक पॉइंट पे और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पे जोड़ दीजिए, उसे आप समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो X पॉइंट है और ये जो Y पॉइंट है, इन दोनों को अपन बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप इनको बैटरी के द्वारा जोड़ेंगे, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके इस X को Q आवेश डालेगा, Q आवेश पहुंचाएगा, पॉजिटिव Q, और इधर जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो इस Y को -Q चार्ज पहुंचाएगा। अब चूंकि ये तीनों के तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन सब के सिरों के ऊपर, प्रत्येक संधारित्र के सिरों के ऊपर विभवांतर की जो वैल्यू है वो तीनों के अंदर समान रहनी है, और वो वैल्यू कितनी लिख लेते हैं अपन, V लिख लेते हैं। ठीक है। अब विभवांतर तीनों के ऊपर समान हो गया, धारिताएं तीनों की अलग अलग है। जब धारिताएं अलग अलग हैं, विभवांतर समान है, उस केस में तीनों के ऊपर जो आवेश जाएगा वो अलग अलग जाएगा। तो पहले कैपेसिटर के ऊपर मैं पहली प्लेट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, इधर माइनस चार्ज लगा देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ +Q1 और ये कह देता हूँ -Q1। इसी प्रकार से इस पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ +Q2, इसको कह देता हूं मैं -Q2। बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर चार्ज जाएगा +Q3,
ये हो जाएगा -Q3। प्रत्येक पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, लेकिन इन सब के ऊपर आवेश है वो अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि इनकी धारिताएं अलग अलग आपने ले रखी हैं। बाद में अपन वीडियो के एंड में ट्रिक्स के द्वारा देखेंगे कि इन आवेश का अनुपात है वो किस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपने ये पढ़ा कि ये जो टोटल चार्ज आपने यहाँ पे +Q दिया था, ये +Q चार्ज आपने दिया था, वही चार्ज आपके Q1, Q2 और Q3 के रूप में डिवाइड हो गया, और इधर जो आपने -Q चार्ज दिया था वो आपका -Q1, -Q2, -Q3 के फॉर्मेट में डिवाइड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल अब अपने को इसका पहले पैराग्राफ लिखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं, किस तरीके से आपने जोड़ा है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, समांतर क्रम संयोजन की विशेष महत्वपूर्ण परिभाषा आप किस तरीके से लिखेंगे। तो इसके अंदर आप देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आपको याद हो तो सभी कैपेसिटर के सिरों के ऊपर जो विभवांतर था वो अलग अलग था। सारे कैपेसिटर अलग अलग धारिता के थे और उन सब के सिरों पर विभवांतर भी अलग अलग था। क्या श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा जोड़ा जा सकता है कि सभी संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हों और विभवांतर समान हो? ऐसा तो श्रेणी क्रम में पॉसिबल नहीं है। तो वो जिस कॉम्बिनेशन के अंदर पॉसिबल है उसे अपन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि अलग अलग धारिताओं के संधारित्रों को इस तरह से जोड़ा जाए कि सबके सिरों पर विभवांतर समान रहे तो उस कॉम्बिनेशन को अपन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दोनों तरह की आप परिभाषाएं लिख सकते हैं, पहली प्लेट एक बिंदु पर, दूसरी प्लेट दूसरी किसी एक बिंदु पर, और सबके सिरों के ऊपर विभवांतर है वो समान रहेगा। बट टेक्निकल डेफिनेशन है वो लिखनी अति आवश्यक है, उसी के अनुसार आपके जो अंक हैं वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले अपन इस समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में इसकी जो बनावट अभी अपन ने क्या क्या यहाँ पे लिखा है, क्या क्या आपने इसको जोड़ा है वो सब लिखते हैं। उसके बाद अपन धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करने का डेरिवेशन लिखेंगे। चलिए पहले इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों परिभाषाएं लिखी हैं, आपको भी नोट्स के अंदर और परीक्षा के अंदर दोनों परिभाषाएं लिखनी चाहिए कि यदि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट है वो एक बिंदु पर एवं जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे किसी एक बिंदु पर जुड़ी हो तो इसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि अलग अलग धारिताओं के संधारित्रों का, अलग अलग कैपेसिटेंस है संधारित्रों का, ऐसा संयोजन इस तरीके से उनको जोड़ा जाए कि जिससे प्रत्येक संधारित्र के ऊपर विभवांतर का मान है वो समान रहे। प्रत्येक संधारित्र के ऊपर विभवांतर समान रहे, इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब अपन इसकी बनावट लिखते हैं कि माना आपके पास तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, उनको चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। चलिए पहले पैराग्राफ लिख लेते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी कितनी ली हैं आपने, C1, C2 व C3 है। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। इन सभी को चित्र के अनुसार x व y के ऊपर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है सर, इन्हें विभवांतर v की बैटरी से जोड़ने पर, किसको? इन सभी संधारित्रों को v विभवांतर की बैटरी से जोड़ने पर समांतर क्रम में होने के कारण, ये सारे के सारे कैपेसिटर हैं वो आपस में समांतर क्रम में होने के कारण सभी पर, सभी संधारित्रों पर समान विभवांतर कितना? v रहेगा। बैटरी v विभवांतर की जोड़ी, सारे कैपेसिटर समांतर क्रम में है तो वो विभवांतर है वो सभी के सिरों के ऊपर चला जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, अपने घरों में जो विद्युत के उपकरण होते हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं? सर वो सब भी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ध्यान देना बेटा, ये आपके वाइवा का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कहेंगे कि सर समांतर क्रम में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एग्जामिनर का अगला क्वेश्चन होगा कि समांतर क्रम में क्यों, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर समांतर क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरणों के सिरों पर विभवांतर समान रहेगा, और यदि आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हर उपकरण के सिरे के ऊपर विभवांतर है वो अलग अलग हो जाएगा, इसलिए सारे उपकरण है वो चल नहीं पाएंगे। इसलिए अपने घरों में जो इक्विपमेंट जुड़े होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं।
तो उसी प्रकार से ये जो कैपेसिटर हैं इनको जब आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर विभवांतर है वो V रहेगा, समान रहेगा। ठीक है। अब सवाल कहता है कि x को दिया गया आवेश प्लस q, x बिंदु को कितना आवेश दिया आपने प्लस q, ये आवेश धारिता के अनुसार, ऐसे नहीं है कि सब में समान जाएगा, कौन से कैपेसिटर के अंदर कितना आवेश जाएगा, किस में कम जाएगा किस में अधिक जाएगा, जिसकी धारिता कम है उसके ऊपर आवेश किस प्रकार से जाएगा, ये सब अपन वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आपको इससे पहले का श्रेणी क्रम संयोजन है या कैपेसिटर के बारे में और सारे जो वीडियो हैं उनको देखना है तो प्लीज़ आप ऊपर जो दिया गया आई बटन है उसको प्रेस करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और एक हमने बोर्ड परीक्षा 2020-21 का जो सिलेबस है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से विस्तारित रूप में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए आपको सारी जानकारी होनी जरूरी है। तो आप उस वीडियो को भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। क्या लिखा है अपन ने कि x को दिया गया प्लस q आवेश है वो धारिताओं के अनुसार q1, q2 और q3 के अंदर विभाजित हो जाता है, और इसी प्रकार से माइनस q आवेश है वो भी विभाजित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये आवेश आया कहाँ से? सर टोटल चार्ज है वो तो q है, और ये q आवेश है वही तो q1 प्लस q2 प्लस q3 के रूप में डिवाइड हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 कह दूं। बात समझ में आ रही है? अब ये जो आपने 3 कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ा है उसकी तुल्य धारिता कितनी है, पहले उस तुल्य धारिता को भी अपन मान लेते हैं। माना इस संयोजन की, ये जो आपने समांतर क्रम संयोजन लिया है उसकी, इस संयोजन की जो तुल्य धारिता है, किससे लिखना चाहिए भैया बताइए? देखिए मेरे को तुल्य धारिता किससे लिखूं? C। कुछ बुक्स में आपको C' लिखा हुआ मिलेगा, पर मैं अक्सर इसको CP से लिखता हूँ, P फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, CP है। मान लीजिए इसकी धारिता कितनी है? CP है। तो क्या हो जाएगा? ये आवेश जो Q है, अच्छा बैटरी का विभवांतर भी V है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर विभवांतर भी V है, और टोटल चार्ज Q दिया गया है, और टोटल धारिता कितनी मान ली आपने? CP मान ली। तो धारिता का फॉर्मूला क्या कहता है? धारिता का फॉर्मूला कहता है कि सर Q इज इक्वल्स टू CV। टोटल चार्ज Q है तो टोटल धारिता कितनी मानी आपने? P, और टोटल विभवांतर कितना है? V। ये इक्वेशन होगी मेरे पास नंबर 2। अब Q1 की वैल्यू लिख दो। Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1V। Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C2V। और Q3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C3V। अच्छा, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से कैपेसिटर के ऊपर आवेश कम और किसके ऊपर ज़्यादा जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विभवांतर जो V है वो तो सब पे समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो Q1, Q2, Q3 का जो रेशियो है वो किसके अनुपात में बचेगा? C1, C2, C3 के अनुपात में बचेगा। तो जिसके ऊपर धारिता ज़्यादा है, जिस कैपेसिटर की धारिता ज़्यादा है उसके ऊपर आवेश भी क्या जाएगा? ज़्यादा ही जाएगा। तो अपन वीडियो के एंड में लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो तीनों पार्ट हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 और 3 का यूज़ करके वैल्यू जो है वो आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। क्या आ जाएगा बताएं? देखिए मेरे को समीकरण नंबर 1 में जब मैं इन सब की वैल्यू रखूंगा तो मैं इस तरफ क्या लिख दूं? Q की जगह सर CPV लिख दो। तो ये लिख दिया मैंने CPV। दूसरी तरफ क्या लिखूं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखना है। तो इन सब की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी मेरे को, लेकिन क्या मैं एक लाइन को यहाँ पे शॉर्ट करके क्या V को डायरेक्ट कॉमन ले लूँ? सब में V इक्वल ही तो है। बिल्कुल सर, सब में V कॉमन आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और V आ गया आपके बाहर। सर दोनों तरफ से जो V है वो आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका V यहाँ से कैंसिल होगा आपके पास तुल्य धारिता का फाइनल व्यंजक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि यदि कैपेसिटर हैं वो आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है।
और ये फॉर्मूला आपने इससे जुड़ा हुआ इसके जैसा कोई फॉर्मूला पहले पढ़ा है क्या? सर कक्षा 10 के अंदर प्रतिरोधों में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? सर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था। तो जिस तरीके का फॉर्मूला प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में आता है, उस तरीके का फॉर्मूला संधारित्र के अंदर समांतर क्रम संयोजन में आता है। तो ये जो मैचिंग है, ये जो ट्रिक है, वो भी आपको थोड़ी याद रखनी है, क्योंकि प्रतिरोधों को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और आपको याद भी है। ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा याद करने में समय लगेगा। ठीक है, अब अपन इन सब को स्टेटमेंट के रूप में किस तरीके से लिखेंगे और इसकी जो ट्रिक्स है वो किस तरीके से अपने को लिखनी है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में अपने पास जो रिजल्ट आया था, एक बार मैं, आप चाहें तो मैं रिजल्ट को एक बार लिख सकता हूं यहाँ पर कि Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर बहुत सारे संधारित्र हैं तो इसको अपन डॉटेड के फॉर्म में आगे छोड़ सकते हैं। आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन ने इसको पीछे लिख रखा है। अब इसको स्टेटमेंट के रूप में अपन क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता है Cp है, उसका जो मान है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन इसके कुछ नोट हैं, उन विशेष नोट के ऊपर चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास C1, C2, C3 इस तरीके से बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। कितने कैपेसिटर हैं? N कैपेसिटर लगे हुए हैं, और इन सब की जो धारिताएं हैं वो आपस में समान है। कितनी? मान ले एक कांस्टेंट वैल्यू कह देते हैं कि सब की धारिताएं हैं वो C के इक्वल है। अगर N कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? सर C प्लस C यानी 2C हो गया। 3 कैपेसिटर हैं तो 3C हो गया, और N कैपेसिटर हैं तो कितना हो जाएगा? NC हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला NC हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 5 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र। कितने? 3 संधारित्र। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तुल्य धारिता बताओ समांतर क्रम में। Cp कितना हो जाएगा? तो 3 कैपेसिटर हैं, बराबर वैल्यू के हैं, तो डायरेक्ट आप NC कर सकते हैं। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 माइक्रोफैरड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर दे रखे हैं, दैट टाइम अपने को योग करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन है, भैया ध्यान देना, एक क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ऐसे करते करते 100 माइक्रोफैरड, यानी 100 कैपेसिटर हो गए आपके पास, 1 से लेकर के 100 माइक्रोफैरड। ये संधारित्र हैं, इन सबको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो इसकी Cp कितनी हो जाएगी? तुल्य धारिता 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग कर दें। लेकिन सर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग तो सब लोग कर पाएंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो इस केस के अंदर यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि 100 है, 1000 दे दिया जाए तो फिर योग कहाँ तक करते जाओगे। तो इसके लिए सिंपल एक बेसिक मैथमेटिक्स आती है। शुरुआत में आपने बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो 1 से n तक की संख्याओं का यदि आपको योग करना है तो उसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1/2। इन सब का, यदि इन संख्याओं को कौन सी संख्याएं कहते हैं? ये आपके पास 1 से लेकर के शुरू हो रही हैं, इन्हें अपन प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो इनकी जो फॉर्मूला है इनको योग करने का वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पे n क्या है? n फाइनल वैल्यू है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए? 1 से ही शुरू होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो ये हो गया आपके पास 100 इंटू ये हो गया 1 जोड़ दिया तो 101/2 का भाग लगा दीजिए। तो ये आपके पास हो गया 50 इंटू 101, तो कितना हो जाएगा? 5050 माइक्रोफैरड। इतनी इसकी धारिता हो जाएगी। बहुत इजी सा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे फिजिक्स नहीं है ज़्यादा, केवल मैथमेटिक्स है, वो आपको ज़्यादा यूज करनी है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा नोट है, इसके द्वारा आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखें एक इस रिजल्ट में आप एक चीज़ देखें कि 1 से लेकर के 100 माइक्रोफैरड है और रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आई है? 5050 माइक्रोफैरड आई है। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता आएगी वो उस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सबसे ज्यादा वैल्यू का जो कैपेसिटर है उससे भी ज्यादा वैल्यू आएगी 100%। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में कोई भी वैल्यू जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे एक शॉर्ट नोट के रूप में लिख देता हूं। हालांकि ये जो बात है
वो छोटी क्लास के बच्चों को समझने के लिए ज़्यादा आवश्यक होती है। अपन तो इस बात को ऑटो अंडरस्टूड मानते हैं कि समांतर संयोजन की तुल्यधारिता केवल समांतर ही होना चाहिए, इसमें कोई श्रेणी संयोजन नहीं होना चाहिए। श्रेणी संयोजन अपन ने पहले पढ़ा है, आज समांतर पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो के अंदर अपन श्रेणी और समांतर दोनों का कॉम्बिनेशन करके और उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करेंगे। केवल न्यूमेरिकल का वीडियो होगा अपना, जिसमें समांतर और श्रेणी संयोजन दोनों को मिक्स करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। समांतर संयोजन की तुल्यधारिता परिपथ में जुड़े सबसे अधिक धारिता के संधारित्र से भी अधिक होती है। यानी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू का कैपेसिटर है उसकी जितनी धारिता है उससे भी ज्यादा धारिता हो जाएगी पूरे संयोजन की। ठीक है, अच्छा बताइए, समांतर संयोजन में विभवांतर का अनुपात क्या रहता है? समांतर क्रम संयोजन में ध्यान देना बेटा, संयोजन आपका समांतर ही है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अगर बाई चांस कभी न भी बोलूं तो आपको ऑटो अंडरस्टूड रखना है कि समांतर संयोजन की बात चल रही है। तो समांतर संयोजन में जो जितने भी आपने कैपेसिटर जोड़े हैं उन सब के सिरों के ऊपर जो विभवांतर है उसका अनुपात क्या रहता है, बताएं। देखें कितनी वैल्यू लिखूं यहां पे। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सभी संधारित्रों के सिरों पर इक्वल होता है। तो आप इसको आगे या तो लिख सकते हैं कि समान अनुपात में, या फिर 1:1:1 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आवेश का जो अनुपात है Q1:Q2:Q3, ये क्या होता है बताएं। देखिए बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो Q इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है CV। V तो सब में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C1:C2:C3 ये अनुपात चलेगा आवेशों का। ठीक है, यानी आवेश है वो धारिता के समानुपाती रहता है समांतर क्रम संयोजन में। अब बात यह आती है कि मान लीजिए आपको कोई केवल एक कैपेसिटर दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझना, बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कि मान लीजिए आपको ये केवल एक कैपेसिटर कुछ इस तरीके से बना करके दे रखा है, ठीक है, और इस कैपेसिटर के अंदर अभी की स्थिति में निर्वात भरा हुआ है, निर्वात है बीच में, और इसकी प्लेटों का जो एरिया है वो आपका A है, और इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी दे रखी है, D दे रखी। ठीक, अब आप करते क्या हैं, पिछले जब आपने श्रेणी संयोजन पढ़ा था उसमें आपने क्या किया था कि इस कैपेसिटर के बीच में कुछ अलग अलग प्लेटें रखी थी, और वो प्लेटें हैं वो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल था। हर एक प्लेट का जो एरिया है वो आपका इस परत के बराबर था, यानी वो कुछ इन प्लेटों के समांतर रखी हुई थी। आज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 3 परावैद्युत पदार्थ मैंने इसके अंदर भर दिए हैं। पहला परावैद्युत पदार्थ है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन R1 है, दूसरा परावैद्युत पदार्थ है वो एप्सिलॉन R2 है, और तीसरे की एप्सिलॉन R3 की वैल्यू है। परंतु इसमें ये जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच की जो दूरी है, यानी परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो आपकी कितनी है, D ही है। लेकिन ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसका जो एरिया है वो आप इसका A1 कह दीजिए। कितना कह देंगे, A1, A2 एंड A3 कह देंगे। तो और वो जो एरिया है A1 है वो A2 के बराबर है और वो A3 के बराबर है, और इन सब की वैल्यू है वो पहले वाले एरिया का तीसरा हिस्सा है, यानी 3 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। जितना इसका एरिया था उसका A पार्ट आधा, तीसरा हिस्सा यहाँ है, तीसरा हिस्सा यहाँ है और तीसरा हिस्सा यहाँ है। इस संयोजन को अब आपके पास ये जो 3 परावैद्युत पदार्थ है वो 3 कैपेसिटर की तरह रिएक्ट करेंगे। कैसे कि इसका ये वाला जो सिरा है वो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन भी यहाँ पे, ये वाली प्लेट भी यहाँ पे, यानी तीनों का पहली प्लेट एक बिंदु पर, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर, तो ये तो समांतर संयोजन हुआ ना। ठीक है, तो अब यदि आप इनको समांतर संयोजन माने, समांतर संयोजन, तो तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी बताएं। देखें समांतर संयोजन तो वैल्यू हो जाएगी सर Cp दिस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बताइए C1 कितना है, पहले कैपेसिटर की धारिता कितनी है, समांतर प्लेट संधारित्र है और उसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है,
फॉर्मूला क्या होगा सर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 एरिया बटा दूरी। एरिया कितना है सर, A1 है। या तो आप इसको A1 लिखो और या फिर आप इसको A/3 लिखो। तो मैं इसको A/3 लिख देता हूं, ये बटा में 3 आ गया। सिमिलरली यहां पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/D3 प्लस तीसरे के लिए लिख दो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A/D3। तो ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए योग कर दीजिए। तो योग करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी सर, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, A कॉमन ले लीजिए और 3D कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पे, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R3 वैल्यू बचेगी। ये इस कॉम्बिनेशन के अंदर बचेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके से अपन अगर कोई कैपेसिटर है और उसके अंदर इस तरीके से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उसको अपन समांतर संयोजित मान करके सॉल्व करते हैं। तो इसके साथ ही आपका जो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है उसका डेरिवेशन और उसके विशेष नोट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब अपन इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और फिर आपको कुछ होमवर्क के लिए एग्जाम्पल दिए जाएंगे जिनको सॉल्व करके आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल के वीडियो में अपन श्रेणी और समांतर संयोजन के जो न्यूमेरिकल हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्या कि 5 माइक्रोफैरड के कितने कैपेसिटर, कितने संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है भैया। समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता, इसकी जो तुल्य धारिता है वह आपकी 15 माइक्रोफैरड हो जाए। सिंपल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद में और भी प्रश्न लिखते हैं, अगले पेज पे चलते पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ये 3 संधारित्र आपको दे रखे हैं। इन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता, अपन केवल आज समांतर क्रम ही पढ़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनके सिरों पर विभवांतर एवं आवेश का अनुपात बताइए। आवेश का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन अपन ने सेपरेट पढ़ा है, समांतर क्रम संयोजन आज अपन ने सेपरेट पढ़ा है। 2 दिन का टाइम अपना लगा है। आप इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट पहले कुछ अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आप बड़ी न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ। सॉल्व आपको करना है किस तरीके से कि ये आपके पास कोई 2 कैपेसिटर दे रखे हैं, ये आपके पास दोनों 2-2 माइक्रोफैरड के हैं, 2-2 माइक्रोफैरड के हैं। यहाँ पे आपके पास कोई ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो 4 माइक्रोफैरड का है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास 2 कैपेसिटर और जुड़े हुए हैं। इनकी वैल्यू जो आपको दे रखी है वो आपकी 1 माइक्रोफैरड दे रखी है, 1 माइक्रोफैरड दे रखी है। ये सिरा A है और ये B है। A B के बीच में तुल्य धारिता निकालिए। सिंपल, आपको तुल्य धारिता निकालनी है। बेसिक क्वेश्चन आप लेकर के स्टार्ट करके चलेंगे तो बड़े लेवल पे अपन आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका भी सॉल्यूशन आपको हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके लिखना है। तो इसके साथ ही अपना समांतर क्रम संयोजन का टॉपिक कंप्लीट है। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में किसी पॉइंट पर डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।